नमस्कार विद्यार्थियों, ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आइए, मैं मंजू बुर्डक और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, जिसमें अभी हमारे चल रही है कक्षा 11 की एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का हम 6 चैप्टर कर रहे हैं। अभी एक लेक्चर इसका हमने कर लिया है। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं अपक्षय। ठीक है, हमने देखा कि अपक्षय 3 प्रकार का होता है, हमने चर्चा की थी पिछले लेक्चर में। आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपक्षय 3 प्रकार का होता है और ये किन किन प्रोसेस के माध्यम से गुजरता है, ये सब आज के लेक्चर में हम देख लेंगे। तो आप अगर यहाँ नए हैं तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि पिछले लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये बीच का जो लेक्चर है, चैप्टर के बीच का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आएगा। तो आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे अपक्षय की। तो देखिए, मौसम और जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों का जो यांत्रिक विखंडन होता है या फिर रासायनिक वियोजन होता है, उसको अपक्षय कहलाता है। ठीक है, उसको अपक्षय बोल देते हैं, वो अपक्षय कहलाता है। समझ गए होंगे आप। मौसम या फिर जलवायु, ठीक है, मौसम या जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों का, यानी कोई चट्टानें हैं और उनका यांत्रिक विखंडन हो रहा है, या तो वो यांत्रिक तरीके से टूट फूट रही है या फिर उनका रासायनिक वियोजन हो रहा है, उसका रासायनिक कोई घोल बनकर उनका वो टूट रही हैं, तो वो अपक्षय कहलाता है। ठीक है, मैंने चर्चा की थी आपसे पिछले लेक्चर में। अपक्षय जो होता है वो इन सिटू होता है। ठीक है, वो स्वस्थान होता है, अपने ही स्थान पर होता है, इसमें गति न के बराबर होती है। ठीक है, अपने ही स्थान पर अगर चट्टानें विखंडित हों तो उसको हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है अपक्षय। उसमें देखिए आप, रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक या फिर जैविक। याद रखना, 3 प्रकार का अपक्षय है। कौन कौन सा? रासायनिक हो गया, भौतिक या यांत्रिक हो गया, या फिर जैविक हो गया। अब तीनों को अलग अलग हम देखेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया की। ठीक है, तो रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया की बात करें तो इसमें विलयन, ठीक है, विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण या न्यूनीकरण प्रक्रियाएं शामिल होती है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है आपका कि रासायनिक अपक्षय क्रिया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे, एक आपको अलग से कहीं से, 3 यहाँ से मेंशन कर देंगे। तो देखिएगा, इनके नाम याद रखना। रासायनिक अपक्षय में कौन कौन आता है? विलयन रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया है, कार्बोनेटीकरण, जल योजन, ऑक्सीकरण या फिर न्यूनीकरण। ध्यान रखना, न्यूनीकरण भी एक रासायनिक अपक्षय है। तो इन सब के नाम आप अच्छे से ध्यान रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आया है पीछे भी। अब आगे देखिए आप, इसमें ऊष्मा के साथ जल व वायु की, यानी वायु में कौन कौन है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ बात आती है, एक तो ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा के साथ और कौन है? जल या वायु, जिसमें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता हो, की विद्यमानता। ठीक है, ऊष्मा, जल और वायु की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। कौन कौन? ऊष्मा, जल और वायु। ठीक है, तो इन रासायनिक प्रक्रियाओं को जो तीव्र गति देनी है, उसके लिए ये तीनों चीज़ें आवश्यक है। नेक्स्ट, साथ ही पौधों और पशुओं का जो अपघटन है वो भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि पौधे और पशु जो हैं वो डेड होने के बाद अपघटित होते रहते हैं, तो वो उनका जो अपघटन है वो कार्बन भूमिगत, ठीक है, भूमि में, पृथ्वी, ये जो अपना स्थल मंडल है, भू प्रॉपर्टी है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाता रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम घोल विलयन की। ठीक है, ये चर्चा की है हमने
सबसे पहले अपन जो नॉर्मल जो रासायनिक जो अपक्षय है उसकी बात की है कि क्या होता है रासायनिक अपक्षय। अब उनमें जो जो चीज़ें होती है, आपको 3-4 ये प्रोसेस हैं वो बताई हैं मैंने। तो विलयन की सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं इसमें, घोल या विलयन बोला जा सकता है इसको। तो देखिएगा घोल या विलयन क्या होता है। जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती हो तो जो तत्व होते हैं वो घोल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तत्व क्या कहलाते हैं? ये तत्व घोल कहलाते हैं। नाइट्रेट, सल्फेट व पोटेशियम, इनके तीनों के नाम याद रखना आप। नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम जैसे घुलनशील सेल निर्मित करने वाले खनिज इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि घोल क्या है। ठीक है, तो जल या अम्ल में जब कोई वस्तु का घुल जाना घोल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि सेल निर्मित करने वाले जो खनिज होते हैं जैसे कि नाइट्रेट है, सल्फेट है, पोटेशियम है, ये इस प्रक्रिया को काफ़ी प्रभावित करते हैं। चूना पत्थर में विद्यमान जो कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे जो खनिज होते हैं वो कार्बोनिक एसिड युक्त जल में घुलनशील होते हैं। ये सब नाम आप याद रखना। नेक्स्ट है कि साधारण लवण कौन सा होता है? साधारण लवण आपको ये भी ध्यान में रखना है। सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक है वो भी एक सेल निर्माण करने वाला खनिज है जो कि घुलनशील है। ठीक है, हर शब्द में क्वेश्चन पड़ा है, इसमें ध्यान रखना आप। सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण लवण है, ठीक है, और सेल निर्माण करने वाला खनिज है ये, और ये घुलनशील भी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कार्बोनेशन का। ठीक है, इसी में कार्बोनेशन है। तो देखिएगा जल द्वारा वायुमंडल एवं मृदा वायु से, ठीक है, जल द्वारा वायुमंडल एवं मृदा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। ठीक है, कहाँ से लेता है जल कार्बन डाइऑक्साइड? वायुमंडल से या फिर मृदा वायु से। आपको बताया था मैंने कि अभी जो मृदा के अंदर जो पेड़ पौधे पशु जो अपघटित होते हैं वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, वहाँ से जल अवशोषित कर लेता है या फिर वायुमंडल से ले लेता है, और इससे कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, कार्बनिक अम्ल में कैल्शियम कार्बोनेट व मैग्नीशियम कार्बोनेट घुल जाते हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। भूमिगत गुफाएं जो बनती है वो इसी प्रक्रिया के दौरान बनती है, कार्बोनेशन। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम जलयोजन का। तो देखिएगा जलयोजन क्या है? जल का रासायनिक योग है। ठीक है, साधारण सी बात है कि अगर जल का कोई रासायनिक योग है तो हम उसे जलयोजन कहते हैं। जल का रासायनिक योग क्या है? जलयोजन है। खनिज जल ग्रहण पर विस्तारित हो जाते हैं। देखिएगा जो खनिज होते हैं, ठीक है, हमने खनिजों के बारे में पिछले लेक्चर्स में चर्चा कर ली है। खनिज जल ग्रहण कर जल को अवशोषित कर विस्तारित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, अपना आयतन बढ़ा लेते हैं। तो जल योजन के कारण, ठीक है, खनिजों के आयतन में जो परिवर्तन होता है उसके द्वारा अपसल्कन या फिर कणीय विघटन, ठीक है, द्वारा भौतिक अपक्षय में भी सहायता प्रदान करता है। सबसे पहले आपको बताऊंगी मैं कि अपसल्कन और कणीय विघटन क्या होता है। कणीय विघटन जैसा कि आप नाम से पहचान सकते हो कि कणों का विघटन, कणों का टूटना बिखरना, चट्टानों में जो कण होते हैं उनका टूटना बिखरना। ठीक है, अपसल्कन होता है जैसे कोई चट्टान है, ठीक है, जैसे कोई चट्टान है और उसका ऊपर की परत का ऐसे हटना जैसे कि कोई एक मतलब आप इसको प्याज से ले सकते हो। ठीक है, अपन प्याज को जब छीलते हैं धीरे धीरे एक परत उसकी उतारी जाए तो वो सेम वैसा ही होता है जैसा कि अपसल्कन। ठीक है, तो अगर रासायनिक घोल के द्वारा, जल योजन के द्वारा अगर किसी चट्टान का, ग्रेनाइट चट्टान की ऊपरी परत बार बार उतरती हो, ठीक है, हटती जाती हो, तो उसको हम अपसल्कन कहते हैं। तो ये जो अपसल्कन है और कणीय विघटन है, इनके द्वारा जो भौतिक अपक्षय होता है उसमें भी सहायता प्रदान होती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम
ऑक्सीकरण या न्यूनीकरण की। देखिएगा, खनिज व, ठीक है, खनिज व ऑक्सीजन का संयोग ही ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। देखिएगा, खनिज और जो ऑक्सीजन है उसका संयोग होता है ना, ठीक है, इन दोनों का संयोग ही क्या है, ऑक्सीकरण। यह प्रक्रिया लोहे, मैग्नीज और गंधक में सर्वाधिक होती है। ध्यान रखना, ऑक्सीकरण कहाँ होती है सबसे ज़्यादा। हम सबसे पहले ऑक्सीकरण की चर्चा कर रहे हैं। खनिज और ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जो है वो लोहे, मैग्नीज, गंधक में सबसे ज़्यादा होती है। इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा। ऑक्सीकरण होने पर लोहे का जो रंग होता है वो लाल, पीला या भूरा हो जाता है, ठीक है। ये सबसे अच्छा एक ऑक्सीकरण का जो एग्जाम्पल है वो बोल सकते हैं अपन, लोहे का रंग बदलना। तो इसमें क्या है, जंग आ जाती है लोहे में, लाल, पीला या भूरा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन की उपलब्धता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम न्यूनीकरण की, ठीक है। इसके नेक्स्ट आता है न्यूनीकरण। ये भी एक रासायनिक अपक्षय है, ध्यान में रखना आप। ये नाम आप देखकर कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ रासायनिक अपक्षय में आता है न्यूनीकरण। तो देखिएगा, न्यूनीकरण सेम ऑक्सीकरण ही है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है। देखिएगा, एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, ठीक है, न्यूनीकरण कहलाती है। इसके दौरान भी लोहे का रंग परिवर्तित होता है। वो कौन कौन से रंग होते हैं ये भी ध्यान रखना। लोहे का रंग जो है वो इसमें लाल, हरा या आसमानी धूसर हो जाता है, ठीक है। तो न्यूनीकरण भी रासायनिक अपक्षय है, ध्यान में रखना। ये सब आज हमने देखे हैं रासायनिक अपक्षय, ठीक है। भौतिक अपक्षय और जो यांत्रिक अपक्षय है या वो जैविक अपक्षय है उसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। आज जो मैंने कराया है उसको ठीक से आप 1-2 बार इसको सुनना, पढ़ना, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में एडजस्ट सेट हो जाए ये, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हर लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है पिछली एग्जाम्स में, तो आप अच्छे से पढ़ना इसको, ठीक है। आज इतना ही, हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।